तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे भाई बहन? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल ने आपको दिख गया होगा कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्रोनॉमी अपने सीरीज स्टार्ट की है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है आपका एग्रोनॉमी। 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है। ओजीपी आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और सबसे ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि 12वीं में भी यही चीज़ें आप पढ़ के आए हो। तो इससे पहले हमने इसकी एक क्लास कर ली, आज अपनी सेकंड क्लास है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो स्वागत है मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का एक बार फिर से उनके अपने परिवार फार्मर्स लव फैमिली में। तो देखते हैं आज की क्लास। माँ शारदा को करते हैं वंदन और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ शारदा से कि आप सभी को और मेरे को अपना आशीर्वाद दे और सही मार्ग पे अपने को चलाएं। ये एक बार सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले। और जो सेमेस्टर वाले हैं उनको तो समझ में आ जाता है भाई मेरी ये टॉपिक है, यहाँ से मेरे को पढ़ना है, बात खत्म। पर फर्स्ट वाले कंफ्यूजन में रहते हैं। तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। फर्स्ट जो आपके टॉपिक था, अब देखो ये जोबनेर यूनिवर्सिटी का है, सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, पर उनके जो लेक्चर्स हैं वो जो डिवाइडेशन किया हुआ है वो उसकी यूनिवर्सिटी के जो एल्गोरिथम उसके अपने हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये टॉपिक आपके देखो, एग्रीकल्चर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी का मीनिंग, स्कोप और इसका डेफिनेशन, ये जो दो टॉपिक है वो किन्हीं किन्हीं में अलग अलग दिए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में एक में ही दिया हुआ है। तो मैंने ये पहले टॉपिक में करवा दिया है। सेकंड टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अब देखो ये थर्ड पे दिया हुआ, पर कुछ में सेकंड पे दिया है। टाइप्स ऑफ सीड, बीजों के प्रकार, और डोरमेंसी ऑफ सीड, बीज के प्रकार और सुसुप्त अवस्था के प्रकार, ये दिया हुआ है। तो ये हो सकता है आपके फोर्थ लेक्चर हो, फिफ्थ लेक्चर हो, पर आपके होगा कंपलसरी ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक बिना टाइम खराब किए हुए। थर्ड टॉपिक आपका मतलब सेकंड, टाइप्स ऑफ सीड और डोरमेंसी ऑफ सीड। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रोनॉमी, ये आता है अपना सीड। एग्रीकल्चर अपन जब करते हैं, सबको दिख रहा होगा यहाँ से। एग्रीकल्चर मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर की जो प्राइमरी सोर्सेज है अपने अपने लिए, जो प्राथमिक जो जरूरतें हैं, उसके अंदर अपने को सबसे पहले चाहिए होती है लैंड, ठीक है। लैंड चाहिए होती है, और जो अपने प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है अपने, वो चाहिए होते हैं, जो कि अपन आर्टिफिशियल रूप से लेब वगैरह में नहीं बना सकते। वो प्राथमिक आवश्यकता है अपनी, प्राइमरी जो आवश्यकता है ना एग्रीकल्चर करने के लिए। तो उसमें अपने देखा था क्या क्या था? एक तो थी लैंड, भूमि थी, ठीक है, हवा थी, नमी थी, और क्या था? ह्यूमिडिटी थी, वाटर था, लाइट थी। ये क्या है अपने लिए प्राथमिक चीजें, और इन सब में से प्राथमिक आता है आपके लैंड, ठीक है, भूमि। जब ये चीजें अपने को प्राइमरी जो आवश्यकताएं हैं अपनी वो पूरी हो जाती है, तो अपने सेकेंडरी नंबर पे आती है ना, उनमें सबसे पहले अपने आता है बीज। क्या आता है भाई? बीज, सीड। और ये जो सीड है ना, वो एग्रीकल्चर का ऐसे समझ लो, इसके बिना कोई पौधा तैयार ही नहीं कर सकता। सीड जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ऐसे सब फंडामेंटल चीज में ही आ गया ये बीज। क्योंकि सेकेंडरी आवश्यकता में भाई जमीन अमीन मेरे पास सारी चीजें उपलब्ध है, अब मेरे को एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, एग्रोनॉमी करना है, तो पहली ही जो मेरी जरूरत है वो क्या पड़ेगी मेरे को? बीज की। तो बीज के बारे में अपन अधिकतम एक लेक्चर में क्या क्या पढ़ सकते हैं कि बीज किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर। बीज किसे कहेंगे, बीज के प्रकार कितने होते हैं, है ना, और बीज में सुसुप्त अवस्था, अच्छे बीज में क्या क्या गुण होते हैं, गुण जो करेक्टर्स हैं एक अच्छे बीज के, वो क्या क्या है, वो सारी चीज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा, हाँ इसमें कुछ एक चीज बताऊं, इसमें कुछ चीजें मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब जो अपनी फार्मर्स लव फैमिली है वो बहुत बड़ी हो गई है। तो इसमें बाहर के अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी है, तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मिक्स लैंग्वेज में बाय लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे। बाकी जो प्रॉपर प्योर हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो दुखी ना हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एग्रोनॉमी की जो पुरानी क्लासेस हैं उनमें बिल्कुल प्योर हिंदी में 101% हिंदी में पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल प्योर। तो यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ये क्लास देख के आप वो क्लास भी देख सकते हो। तो बात करते हैं सीड की। मैंने बता ही दिया सीड कितना इंपॉर्टेंट है अपने एग्रीकल्चर के लिए। बीज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, उम्मीद ही नहीं कर सकते बीज के बिना। क्योंकि कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनको आप बिना बीज के भी, जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अपन कर सकते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो केवल बीज से ही तैयार करते हैं, तो उनकी अपन नई किस्में नहीं लगा सकते बिना बीज के, और उनको नई जगह अपन विस्तारित नहीं कर सकते। तो बीज आप सोच सकते हो अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं बीज की, सीड। बात करें बायोलॉजी के हिसाब से, तो देखो सीड इज ए फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड का मतलब होता है निषेचित, निषेचित। आपको भी सारी
डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा, इजी वाली और हार्ड वाली भी। पहले एक बार इस डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये कहना क्या चाहती है कि सीड इज ए फर्टिलाइज मैच्योर, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, परिपक्व, एंड लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जीवित, जीवित। और ये जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शब्द वो ये है ओव्यूल। ओव्यूल को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड। अब मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ, अब आप फर्स्ट ईयर में हो, डायरेक्ट अगर आप लिख के आते हो ना बीज किसे कहते हैं, आप ऐसे लिख दोगे एग्रीकल्चर वाले हो। देखो डेफिनेशन बीज एक ही है भाई, सीड है। अब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को अगर आप जाके पूछते हो कि भाई बीज किसे कहोगे, तो एग्रीकल्चर वाला पता है आपको क्या डेफिनेशन देगा बीज की, कि पौधे का कोई सा भी भाग, पौधे का कोई सा भी भाग, जब मतलब प्लांट है उसकी बॉडी का कोई सा भी पार्ट, लाइक उसमें रूट हो सकती है, लीफ हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ठीक है। पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जिससे अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको बीज कहते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे ने ये डेफिनेशन दे दी, चलो ठीक है यहाँ तक। अगर आप सेम डेफिनेशन अगर बायोलॉजी वाले बच्चों को पूछोगे, बायोलॉजी जिसने पढ़ी है कि भाई सीड किसे कहेंगे, तो वो कहेगा सीड पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व बीजांड को, जो मैच्योर बीजांड उसका, उसको क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, बाकी चीज एक ही पूछी थी मैंने। तो पहले बायोलॉजी वाली डेफिनेशन। अब आपका थोड़ा लेवल जो है अप हो चुका है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन जो आपकी है, यूजी के आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल डिग्री के आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको उस हिसाब से ही मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो वोकेबलरी है एग्रीकल्चर को लेके, जो शब्दकोश है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो, क्योंकि थ्योरी पेपर है। और अभी से अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी इन चीज़ों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये शब्द सुनेंगे, इनको यूज़ करेंगे, इनको समझेंगे शब्दों को, ना कि रटेंगे, तो आगे आप जो इंटरव्यूज़ जो आपके होते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे से सरकारी जॉब के लिए हो, तो उसमें आपको इतना बेनिफिशियल ये रहेगा, या कहीं पे आपको खड़ा होकर बोलना पड़ रहा है कि सीड के बारे में आपको असाइनमेंट तैयार करना है, कुछ लेक्चर देना है, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ये यूज़फुल रहेगा। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मतलब निषेचित, मैच्योर मतलब परिपक्व, एंड लिविंग मतलब जीवित। क्या होना चाहिए? बीजांड। विच हैव द कैपेसिटी, उसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। किसकी? विच हैव द कैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फ्रॉम ए न्यू प्लांट, फ्रॉम ए न्यू प्लांट, नया पादप तैयार करने की। अब देखो इसको हिंदी में देखो, वही होगी पुष्प का परिपक्व बीजांड, पुष्प का परिपक्व बीजांड, जिसे हम बीज कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में बात करें, इतनी इजी लैंग्वेज में हमने तैयार की कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड, बीज क्या है? एक निषेचित, निषेचित का मतलब है फर्टिलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उसमें उगने की क्षमता ही नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो ये ओज, ओज के बारे में, बीज की ओज जो है, जीवन क्षमता है, उसके बारे में। तो पहली चीज तो अपना क्या होना चाहिए? वो फर्टिलाइज, निषेचित होना चाहिए। दूसरा मैच्योर। अब अभी के टाइम ऐसे समझ लो तो मूंगफली चल रही है, ठीक है, अभी मूंगफली का सीजन है, तो अपन मूंगफली इस टाइम पूरी पकी नहीं, उसको मैं खोद के छील के एक बीज निकालूं और उसको लगा दूं, लग जाएगा क्या? वो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, चाहे मैं उसको कितना ही प्रोटीन दे दूं, कितनी ही उसको ह्यूमिडिटी दे दूं, कितने ही न्यूट्रिएंट्स दे दूं, वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एमेच्योर है वो। क्या है वो? अपरिपक्व है। तो बीज कब तैयार होगा? एक तो फर्टिलाइज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए, वो परिपक्व होना चाहिए। जैसे गेहूं की बात कर लो आप, गेहूं है, ठीक है, मैंने जो आपकी पूरी बाली पकी नहीं है ढंग से, वो सूखा नहीं है, उसका जो पीरियड है वो पूरा हुआ नहीं है, और मैंने गेहूं निकाल के ले आया मैं और उसको लगा देता हूं मैं, तो वो किसी भी हालत में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मेच्योर नहीं है। तो मेच्योर होना भी जरूरी है। फर्टिलाइज्ड, मेच्योर एंड लिविंग। ऐसा नहीं कि वो मर गया हो, बीज पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो बीज के लिए क्या होना चाहिए? वो जीवित होना चाहिए। जो आपका भ्रूण है, जो बीजांड है, वो क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, तभी तो वो आगे लगेगा। ओव्यूल, अब मैंने एक चीज बताई थी, ओव्यूल और ओवेरी दो चीज होती है, ओव्यूल और ओवेरी, बीजांड और अंडाशय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डब्ल्यूओ में और प्री पीजी में, कि पुष्प का परिपक्व जो बीजांड होता है ना, बीजांड से क्या चीज बनती है? तो बीजांड से बनता है बीज, सीड का निर्माण होता है। और जो अंडाशय होता है ओवेरी, उससे क्या बनता है? फ्रूट बनता है, आपके फल। जो फल बनता है ना, वो किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। और जो बीज बनता है वो बीजांड से बनता है। ये जो दो टर्म है वो याद रखना एनी टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, सीड इज ए फर्टिलाइज, मैच्योर एंड लिविंग ओव्यूल विच हैव द कैपेसिटी फ्रॉम ए न्यू प्लांट। उसको एक नया पौधा तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको अपन बीज कहेंगे। किसको? ये सारी बातें किसके बारे में हो रही है? ओव्यूल के बारे में। ऐसा बीजांड जो फर्टिलाइज है, मैच्योर है, जीवित है, और उसमें इतनी क्षमता है कि वो एक नया पादप तैयार कर सकता है, तो हम उसको बीज कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर अपने भाई। अब
वैसे तो हो नहीं कि आप छठी सातवीं 11वीं के बच्चे हो तो पहले कभी बीज के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो बिल्कुल वो पढ़ाऊँ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर से जा रही है सर के, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। और जिन्होंने यार, अब मेरे को बहुत बुरा लगता है, हम फ्री में, हमारी पूरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है और जब रेस्पॉन्स नहीं आता ना, हम अपने टाइम में से अपनी स्टडीज़ को रोक के आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर वो जो हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं आता ना, बहुत दिल दुखता है। आगे मन ही नहीं करता यार वीडियो के जो व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स देख के कि इनको आगे में फ्री में अपन कंटेंट दे, सही में मन नहीं करता। फिर भी हम कर रहे हैं कोशिश। बाकी जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है ना इसकी, वो जाके फर्स्ट क्लास देखो। मैथ और इंग्लिश की रेगुलर में क्लासेस करवा रहा हूँ अच्छे से अच्छे स्टाफ से, वो आप नहीं देख रहे हो, तो कुछ तो कारण होगा। तो मेरे को जो आपकी वजह या तो वो बताएं या उन क्लासेस को देखें, और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबके साथ उनको शेयर करते रहें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन की, कृषि में क्या होगी। तो इसको सीधा सा मैं कह सकता हूँ कि पौधे का वह भाग जिससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं, या उसका बॉडी पार्ट कोई सा भी जिससे मैं नया प्लांट तैयार कर सकता हूँ। तो बॉडी पार्ट में लाइक कुछ भी हो सकता है, उसकी रूट्स हो गई, जड़ हो गई, लीफ हो गई, ठीक है, पत्ती हो गई, या फिर स्टेम हो गया, तना हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं फ्रूट हो गया, ठीक है, या फ्लावर हो गया। इन सब में से किसी भी भाग का, बॉडी पार्ट का यूज करके मैं नया पौधा तैयार करता हूँ, उसको बीज कह सकता हूँ एग्रीकल्चर में। इजी वे में सुनोगे कि पौधे का, या पौधे के बॉडी पार्ट का, या पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जिससे नया पौधा तैयार करने की क्षमता होती है, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको बीज कहते हैं। ठीक है, अब देख लो, सीड इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड इज द एनी, सीड बीज क्या है, एनी पार्ट, कोई सा भी भाग हो सकता है, ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म्ड, उससे एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। लाइक क्या क्या हो सकता है, वो फ्रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकती है, लीफ हो सकती है, बड हो सकती है। अब देखो फ्रूट से किस किस में, फ्रूट से किस किस में, व्हीट जो है, गेहूं जो आपका है, गेहूं का जो दाना है आपका, वो क्या है, फ्रूट, ये उसका क्या है, फली तो है, और उसी से तो अपन नया पौधा तैयार करते हैं। भाई गेहूं को ऐसे तो है नहीं कि पौधे लगाते हैं कुछ, उसी बीज को तो अपन अगले साल बुआई करते हैं बीज लाके। तो वो जो गेहूं का जो दाना है आपके पास, जो बीज है, सीड है, वो क्या है, वो गेहूं जो आपका है, टिटिकम एस्टिकम, उसका फ्रूट ही तो है। तो फ्रूट से अपन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन उसको बीज कह दिए। और अगर इसी भाषा को मैं बायोलॉजी में बात कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, परिपक्व बीजांड, और कौन सा है, मेच्योर है, फर्टिलाइज्ड है, और लिविंग है, और उसमें क्या कैपेसिटी है कि न्यू प्लांट जनरेट करने की, तो उसको मैं सीड कह रहा था। सेम चीज है, थोड़ा सा बस इनके मोटिव चेंज है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए और एग्रीकल्चर, दोनों डेफिनेशन में इसलिए बता रहा हूँ। अगर इसके बड़ा क्वेश्चन आता है, और इसमें से आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा ही आप एग्जाम दे लें, सीड में से क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, आप दोनों डेफिनेशन लिख के आते हो, पहले एग्रीकल्चर वाली, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के OR ऐसे लिख के फिर बायोलॉजी वाली, मैं कह रहा हूँ आपके नंबर नहीं कटेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है उनमें और बोनस मिलेगा आपको। उससे क्या पता लगता है कि अगले को कितना ज्ञान है, ठीक है, प्रोफेसर भी खुश होता है कॉपी चेक करते हुए कि नहीं यार अच्छा लिखा है बंदे ने, है ना। सीड इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन बी फ्रॉम, लाइक फ्रूट, स्टेम, रूट, लीफ एंड बड, ठीक है। और राइस जो है आपका, धान, चावल, ओराइजा सैटाइवा, कुल ग्रेमनी पोएसी, ठीक है। मक्का जो है आपका, ये सारे क्या, फलित हो, जो सीरियल्स क्रॉप है आपकी, खाद्यान्न फसलें हैं, या अपन कह सकते हैं ग्रेमनी कुल की जो फसलें हैं ना, उनमें लगभग जो प्रोपोगेशन जो करते हैं, अपना नया पौधा जो तैयार करते हैं, वो बीज के द्वारा करते हैं। और बीज जो है उनका वो किस प्रकार रहता है, फ्रूट टाइप में, फल के प्रकार में है उनका। बात करते हैं स्टेम की, तने की, रोज आपका हो गया, रोज आपका गुलाब की डाली, कहीं के जीमने जाते हो, कन्या जीमने जाते हो, किसी के घर पे दिख गया गुलाब रसोई के पीछे, क्या करते हो, एक छोटी सी उसकी कली, डाली जो है, स्टेम है, वो तोड़ लाते हो आप, और लाके नीचे से मोड़ के अपने घर लगा लेते हो और लग जाता है। तो वो हो गया उसका उदाहरण स्टेम का। शुगर केन, गन्ने के अंदर क्या करते हैं, 2 आंख वाले, 3 आंख वाले, ठीक है, बड वाले, आई बड वाले अपन टुकड़े लगाते हैं, वो कलियां जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उसके क्या हो गया, स्टेम का ही पार्ट हो गया। बात करते हैं पोटैटो, जो कि भूमिगत तना है, रूपांतरित तना है। आलू में भी तो वही करते हैं, सेम चीज, उसको काट के अपन लाते हैं और उन्हीं को लगा देते हैं, और उन्हीं से नया पौधा तैयार होकर और आलू बन जाते हैं। तो वो उसका उदाहरण हो गया। बात करते हैं आगे रूट, शुगर बीट और ग्रासेस। फिर बात करते हैं लीफ की, ये लीफ वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीफ, पत्ती के द्वारा नया पौधा, आपने नाम सुना होगा बोगेनविलिया, पत्थर चट्टा, बोगेनविलिया, जो आपके किडनी स्टोन जो है उसके अंदर जो पथरी वगैरह हो जाती है, उसके अंदर इसकी दवाइयाँ वगैरह बनाने में यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है इस ऐसे स्ट्रक्चर के टाइप होती है, ठीक है,
और जितने इसके ये जो कट है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे बड पाई जाती है। जैसे ही ये नीचे गिरती है, नमी के संपर्क में आती है, भूमि के संपर्क में आती है, यहाँ से नए नए पौधे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन सबसे ईजी है कि एक पौधा लाके लगा दो, जब सीजन में पत्तियां नीचे गिर जाएगी, उनको ह्यूमिडिटी वगैरह मिलेगी नीचे से, तो वो दोबारा से ग्रो हो जाएगी और एक पौधे के हजारों पौधे अपने पास बन जाएंगे। तो ये हो गया उदाहरण पत्ती के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। बीज में किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, या पौधे के किसी भी भाग से, लाइक जड़, तना, पत्ती, फूल से नया पौधा तैयार करते हैं, उसको अपन बीज कहते हैं। दो चीज क्लियर हो गई, मैंने उदाहरण भी आपको दे दिए हैं। आगे देखते हैं। अब आगे इसके बारे में टाइप्स ऑफ सीड को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ आपको, टाइप्स ऑफ सीड एंड डोरमेंसी ऑफ सीड। उससे पहले एक चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सीड यानी कि बीज और दाना, ग्रेन मतलब होता है दाना, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये 3 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, पुराने पेपर उठा के देख लेना, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये, बड़े क्वेश्चनों में भी और छोटे क्वेश्चनों में भी, कि बीज और दाने में क्या अंतर है। अब बात करते हैं बीज। आप खुद सोचो कि यार एक बीज है, मंडी से या मैंने एक दुकान से, जो खाद बीज की दुकान है, वहां से मैंने ओरने के लिए, बुआई करने के लिए स्पेशली लाया हूँ बीज। समझ गए ना, वहां से लाए। शुरू से देखो, अभी किताबों पे जाओ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपको रटाना मेरा मकसद नहीं है, आपको समझाना मेरा मकसद है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, यहीं से अगर आप समझते जा रहे हो तो आगे तक आपके समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। यहीं से रट रहे हो तो आपके फिर आगे तक रटना ही पड़ेगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड। आप बात कर रहे हैं बीज और दाने में। तो बीज तो अपन कहाँ से लाते हैं? खाद बीज वाली जो दुकान है उससे लाते हैं, पैकेजिंग में आता है ना, इजी। और क्या आता है, थोड़ा महंगा भी आता है बीज। भाई बीज लाते हैं, बाजरे का बीज ला रहे हैं, इतनी सी 5 किलो की थैली 250, 300, 500 जितने की आ रही है। ठीक है, मक्का का बीज ला रहे हैं, ज्वार का बीज ला रहे हैं, मूंगफली का बीज ला रहे हैं, 100 रुपए किलो आ रहा है अपने पास। तरबूज का बीज ला रहे हैं, हाइब्रिड छोटी सी पूड़ी है, वो 1400 रुपए की आ रही है। अब बात करते हैं दाने की। वही सेम मूंगफली अगर खाने के लिए ला रहे हैं तो 10 रुपए की बहुत सारी आ रही है ना। और गेहूं है, गेहूं का जो बीज ला रहे हो, कट्टे अपन ला रहे हैं, कल्याण सोना के ला रहे हैं, कौन सी किस्म के ला रहे हैं, वो महंगा आता है बजाय दाने के। तो इसके अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूज फॉर सोविंग, जो आप बीज लाओगे उसका केवल यूज आप क्या करोगे, बुआई के लिए करोगे, उसको आप खाते नहीं हो। किसी ने देखा है खाद बीज वाली दुकान से आप गेहूं का कट्टा लिया है बुआई करने के लिए और बाद में उसको पिसा लिए चून उसका आटा और फिर खा गए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ उसका पर्पज ही क्या है, अपना सोविंग है। मेन पर्पस जो अपना मोटिव है उसको लाने का, वहां से वो सोविंग रहता है। इधर क्या होता है, यूज फॉर फूड। जो दाना आप लाते हो, मंडी से जा रहे हो या किसी अपने आसपास के किसानों से आप खरीदते हो 20 बोरी 15 बोरी, तो उनको क्या करते हो, आप पिसवाते हो, आटा उसका बनवाते हो, फिर आप खाते हो। तो इसका क्या है, यूज फॉर फूड। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा देखो, शुड बी जेनेटिकली प्योर। जो बीज आता है ना वो आनुवंशिक रूप से बहुत शुद्ध आता है। जैसे मैंने एक किस्म का बीज लिया है, कोई सा भी मक्का की धवल किस्म का बीज लिया है, तो उसमें उसी किस्म के बीज पाए जाएंगे, दूसरी किस्म के बीज उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को बुआई करनी है, अच्छे से प्रोडक्शन उसको लेना है, क्वालिटी उसकी मेंटेन करनी है, तो वो मेरे को प्योर, जेनेटिकली प्योर चाहिए, आनुवंशिक रूप से शुद्ध चाहिए। जबकि अपन दाना ला रहे हैं उसमें हो सकता है गेहूं के, अपन धोलिया गेहूं है, छोटा गेहूं है, डबलिया गेहूं है, जो अपन लोकल भाषा में बात करें, कोई सी भी किस्म का WCC 75 जो भी है, तो मिक्स का भी अपन खा लेते हैं, अपने को कोई इश्यू नहीं है, पेट में ले जाना है अपन को। चक्की वाला पूछता थोड़ी है भाई एक ही किस्म का, दूसरी किस्म का थोड़ी मिलाया हुआ। कभी कहा ऐसा चक्की वाले ने आपको? नहीं कहा ना। तो जो खाने के लिए आता है उसमें जेनेटिकली प्योर की अपने को कोई इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। जबकि बीज के लिए क्या होना चाहिए, 100% जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। ट्रीट विथ केमिकल्स, जो आपका बीज आता है ना उसको केमिकल्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा उपचारित करके आपको दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है बीज आप लेके गए तो अब की बार ही बुआई करो, अगले सीजन में भी आप बुआई कर सकते हो, तो अगले सीजन तक तो वो खराब हो जाएगा। उसको स्टोरेज में सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं, या फिर उसको जो सोइल बोर्न डिजीज है, आप बुआई कर दिए, मर्दा जनित जो रोग है उनसे बचाने के लिए, कुछ कीटों से बचाने के लिए, जो कुछ आपके दीमक वगैरह हैं उनसे बचाने के लिए उसको किसी न किसी रूप में उपचारित करते हैं केमिकल्स से। चाहे अगर आप बीज लाके घर पे भी रखे हुए हैं ना, अगर पैकेजिंग का बीज लाते हो तो ऑलरेडी कंपनियां उनको उपचारित करके ही अपने को बीज प्रोवाइड करवाती है। जबकि शुड बी नेवर बी ट्रीट, जो दाना है खाने की जो ला रहे हैं, आप देखा है कभी उसमें आपने उसको उपचारित करते हुए? नहीं। उसको क्या करते हैं अपन, साफ जरूर करते हैं, कूड़ा जो पत्थर वगैरह कुछ होता है ना, बाहर की अशुद्धियां जो आंखों से दिख रही है उसको दूर करते हैं, और चक्की वाले को देख के आते हैं और पिसवाते हैं और खाते हैं। दाना वही है, ठीक है। जबकि बीज उपचारित रहता है। तो एक अंतर ये हो गया कि इसको अपन केमिकल से ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीटेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते हैं, शुड बी वाइबल।
इसका मतलब उसमें जीवन क्षमता होती है। अभी मैंने डेफिनेशन में भी ये शब्द आया था अपने पास कि लिविंग होना चाहिए, ठीक है, लिविंग होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। अब जो दान बीज है ना, सीड जो है ना, उसमें क्या होना चाहिए, वाइबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जीवन क्षमता होनी चाहिए, उगने की क्षमता होनी चाहिए। जबकि जो दाना है ना वो कितना भी पुराना हो सकता है, उगने की क्षमता हो नहीं हो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को क्या करना है, उसको पेट में डालना होता है, खाना बनाना होता है, रोटी सेकनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जनरली कॉस्टली, ये अच्छा अंतर है इसमें, कॉस्टली पड़ता है, ये क्या पड़ता है, महंगा। बीज जो है वो महंगा पड़ता है और दाना जो है खाने के लिए जो अपन लाते हैं वो सस्ता पड़ता है। वैसे सस्ता नहीं है यह, पर इसकी तुलना में सस्ता है, इसकी तुलना में सस्ता है। बाकी जो मजदूर आदमी है, जो दाल आटा का जिसको भाव मालूम है उसको पूछना, खाने वाला भी महंगा ही आता है, पर बीज की तुलना में तो सस्ता ही आता है, ये चीज आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है वे मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो बीज है ना उसमें मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसकी गुणवत्ता जो है उसके कुछ मापक होते हैं कि उसमें इतना, अच्छे बीज के गुण जो है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही रहेगा। तो वो उसमें होते हैं, एक बीज के लिए, अच्छे बीज के लिए गुण होते हैं कि कौन सा अच्छा बीज है। लोकल जो वहाँ की स्थानीय जो किस्में, लोकल वेराइटीज है, उनसे 15 से 20%, 50 to 20% वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन उसका इंक्रीज होना चाहिए पहला। दूसरा उसकी जेनेटिक प्योरिटी है, आनुवंशिक शुद्धता पूरी होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी है वो फुल होनी चाहिए। डोकेज जिसको कहते हैं अपन, भौतिक अशुद्धता, फिजिकल इम्प्योरिटी, वो उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। और अच्छा होना चाहिए, कीट रोगों के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए, सूखे के प्रति होना चाहिए, जिस क्लाइमेट में अपन लगा रहे हैं उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए। तो ये क्या, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये एक बीज के लिए मायने रखते हैं, ना कि एक दाने के लिए। दाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दाने में ये चीजें अपने को नहीं चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है, जेनेटिकली वो प्योर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली प्योर नहीं है तो भी 2 किस्मों का मिक्स में गेहूं मिला हुआ है तो भी अपन पिसवा के खा लेंगे। तो ये दाने और बीज में मैंने अंतर दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीड की। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर जब बड़े के अंदर अच्छे से अपन देखेंगे। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ उत्पत्ति के आधार पर बीजों को, ठीक है। पहला आता है न्यूक्लियस सीड, ठीक है। उसके बाद में आता है ब्रीडर सीड, फिर आता है फाउंडेशन सीड या मदर बीज जिसको बोलते हैं, मदर बीज, आधार बीज जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड सीड जो कि पर्पल कलर का, इसको अपने को पढ़ना ही नहीं है, इंडिया में यूज ही नहीं होता। फिर आता है सर्टिफाइड सीड, सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफाइड सीड, जिसपे कैसा ब्लू नीला कलर का टैग होता है। अब जो सर्टिफाइड जो सीड है वो किसानों को प्रोवाइड करवाया जाता है, तो अपने को सादा इसके बारे में पढ़ना है। सीधा सा क्वेश्चन आ गया, किसानों को जो दिया जाने वाला, फार्मर्स को जो सीड प्रोवाइड करवाया जाता है उस पर कौन सा टैग होता है, कौन से कलर का टैग होता है, तो उस पर होता है नीला कलर का टैग। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो आधार बीज है, जो मदर सीड है, मदर सीड है, उस पर कौन सा टैग होता है, तो उस पर आधार है, ऐसे याद रखना। देखो सफेदार, सफेदार, सफेद होता है किस पे, आधार पे। आधार है, फंडामेंटल सीड है, तो उसको मदर सीड अपन कहेंगे। इसको मदर सीड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी से आगे जो रजिस्टर्ड सीड है और सर्टिफाइड सीड है वो इसी से बनते हैं। और जो ब्रीडर सीड है उस पे कौन सा होता है, सुनहरा पीला टैग होता है, ठीक है, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। और ये किसके पास होता है, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड। ये किसकी संतति है, न्यूक्लियर सीड की। न्यूक्लियर सीड को बोलते हैं मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज। इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, पर मैं एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इस चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले आएगा संतति के आधार पे मूल केंद्रक बीज तैयार होता है अपना, और मूल केंद्रक बीज तैयार होता है ना, उसमें आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, ये पूरी क्या होती है, 100 होती है। ये एक सीमित कुछ ही बीज तैयार किए जाते हैं, और बहुत ही जो आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, जो लेबें होती है, जो बाहरी का जो रिसर्च होते हैं वहां पे होता है। फिर इसके द्वारा अपन क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस सीड के द्वारा बनाते हैं अपन ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। ये देखो प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, इसकी संतति है, और इस पे सुनहरा कलर का टैग होता है। ये भी बहुत कम मात्रा में और महंगा होता है, ठीक है, और रिसर्च वाले बंदे ही इसको उगाते हैं पूरा कंट्रोल कंडीशंस के अंदर। उसके बाद में आता है अपना फाउंडेशन सीड, जिसपे सफेद कलर का टैग होता है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड की संतति है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपके WAO वगैरह में पूछते हैं, अपन जब पढ़ ही रहे ना तो पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें आता है कि ब्रीडर सीड है वो किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियर सीड की। या फिर आता है फाउंडेशन जो सीड है वो किसकी प्रोजेनी है, वो किसकी है, ब्रीडर सीड की। ब्रीडर सीड से बन गया फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड में व्हाइट कलर का टैग है, इससे बन गया रजिस्टर्ड सीड, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, जो कि अपने पास नहीं है। अब देखो इसमें भी आ रहा है प्रोजेनी ऑफ फाउंडर सीड। ये दोनों ही बीज है ना फाउंडेशन सीड से बनते हैं, आधार बीज से बनते हैं। आधार बीज पे सफेद टैग होता है, जबकि किसानों को दिए जाने वाले बीज पे कौन सा, ब्लू नीला टैग पाया जाता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब
टाइप्स ऑफ सीड पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आता है हाइपोजियल, एक आता है मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। उसके बारे में मैं डीपली से पढ़ाऊंगा, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट पहले समझा देता हूँ एक बार। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट एक बीजपत्री वो होते हैं जिनका पूरा बीज है ना एक ही पार्ट में उपस्थित रहता है, उसको अपन तोड़ के बीच में से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसको एक बीजपत्री कहते हैं, लाइक मक्का, ठीक है। द्विबीजपत्री किसको कहेंगे, जिनका बीज दो भागों में, ऐसा जिनका बीज आता है ना जिसके ऊपर ऐसे चूंच सी बनी हुई है, ऐसे जैसे चने का बीज है आपका, उसको आप दो बराबर भागों में तोड़ सकते हो। मूंगफली का आपका बीज है, उसको दो बराबर भागों में वो आसानी से खुल जाएगा, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, ओके। उसमें दो पाए जाते हैं, जो भी एम्ब्रियो जो आपका है वो सारी चीजें है ना वो दो दो पाई जाएगी उसमें, द्विबीजपत्री इसमें एक एक पाई जाएगी, ठीक है। मोनोकोट डाइकोट, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका क्लासिफिकेशन का, क्योंकि लेक्चर अपना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक लेक्चर में अपन अधिकतम कितना पढ़ सकते हैं उतना ही अपने आता है। बाकी इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले बताऊंगा, और जैसे ही एक बार सभी कॉलेजेस के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं कंटिन्यूस, फिर अपन एक वीडियो करेंगे बहुत अच्छा कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पर्सनली, कि कॉपी जो आपकी है उसको कैसे मेंटेन करना है, आपको किस हिसाब से लिखना है कॉपी के अंदर। ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, उसमें किस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने पेज भरना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, किस टाइप से अपने को लिखना है, किस स्टाइल से अपने को लिखना है, वो सारी चीज़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर अच्छा कर सकें। अब आता है इपीजियल और हाइपोजियल, आप देख सकते हो इपीजियल क्या है, हाइपोजियल और इपीजियल। इसमें देखो जो दल पत्तर है आपका, जो दल पत्तर है वो बीज के साथ ऊपर आ गया, जर्मिनेशन के टाइम क्या हो गया, सतह से ऊपर आ गया, नीचे जड़ें रहती है। जबकि इसमें जो दल पत्तर है आपका वो क्या रह गया, सतह के नीचे रह गया, ऊपर आपका स्टेम बढ़ गया। इस हाइपोजियल और इपीजियल टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, ये देखो हाइपोजियल और इपीजियल के बारे में दिखाया गया है। ये सीड था पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये सीड है, ठीक है। इसमें ये रेडिकल बना, इसमें दो चीज होती है, रेडिकल और एक कहाँ पे गया इसका, हाँ रेडिकल जो होता है उससे क्या बनती है, रूट अपनी बनती है, क्या बनती है, रूट्स अपनी बनती है। ये बीज था, इसमें जर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो सीड कोट इसका फट रहा है धीरे धीरे, तो ये जड़ें इसकी निकल रही है। हाइपोकोटाइल जो है जमीन के नीचे रहने वाला, ठीक है। ये देखो अब इसका जो दल पत्तर है वो ऊपर चला गया, दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर चला गया, ठीक है। और यही अगर हाइपोजियल होता तो ये नीचे ही रहता, ऊपर ये तना तना निकलता। तो ये चार्ट से आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। ये देखो मैंने समझा, इसमें तो ये चीज ऊपर आ गई, दल पत्तर जो है आपका वो ऊपर आ गया, जबकि इसमें देखो इसमें ये नीचे ही रहा है, इसमें ये नीचे ही रह गया, कहाँ पे रह गया, हाइपोकोटाइल इस भूमि के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसको ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना आपने दिया हुआ नहीं है, अपने मेन जो चीज थी वही चीज दी हुई है जो अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सीड डोरमेंसी हो रही है, अब दिख रहा होगा आपको बोर्ड के ऊपर क्लियरली, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब क्लासेस में क्या है, मैं पहले बात करता था बहुत फ्रेंडली होके हम पढ़ते थे कहानी की तरह, पर कुछ बच्चों को दिक्कत थी तो वो कहते थे सर आप बात ज़्यादा करते हो, यार थ्योरी क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो थ्योरी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो क्लास है नहीं कि एमसीक्यूज टिक मरवाए और छोड़ दिए, थ्योरी क्लास है। मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं की यहीं याद हो और वो लंबे टाइम तक याद रहें, इसलिए मैं वैसे बताता था। बाकी अब की बार कुछ अलग डिफरेंट तरीके से मैंने ट्राई किया है बताना, पहले वाला अपना ओल्ड स्टाइल सही था या अभी वाला सही है, जो आपको बेटर लगे उसमें कर लेंगे, ठीक है। अपन ऑलराउंडर हैं। बाकी यार क्लासेज फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, इस क्लास को अभी यहाँ तक जिसने देखा है एक बार सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट, जितने व्यूज होने चाहिए ना उतने लाइक्स होने चाहिए, और जितने व्यूज है ना उतने ही कमेंट्स होने चाहिए। चाहे आप कुछ भी नहीं लिखना आ रहा है तो जय श्री राम लिख के चले जाना, जो आपकी इच्छा वो लिख के जाना, पर मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ बच्चे ने देखी है यहाँ तक क्लास, ठीक है। बीज एक निषेचित परिपक्व मैच्योर, ठीक है, बीजांड है ओव्यूल, जो भ्रूणपोष व बीजावरण से मिलकर बना होता है। बीज के तीन पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट, तीन पार्ट होते हैं सीड के एक, ठीक है। पौधे का कोई सा भी भाग जो बुआई के लिए काम आता है वह बीज कहलाता है। डन। बीज की श्रेणियां, क्लासेज ऑफ सीड। अब देखो पहला आ गया न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज, पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें 100% 100% तक आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। उसके बाद में इसी से न्यूक्लियस सीड से ही बनता है आपका प्रजनक, प्रे, इसको याद रखना, प्रजनक, प्रे सुनहरा पीला, प्रे से पीला याद रखना, प्रे से पीला। प्रजनक बीज पे कौन सा टेक पाया जाएगा, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो, प्रजनक ब्रीडर सीड, सुनहरा पीला।
ब्रीडर सीड 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। गोल्डन येलो सुनहरा पीला रंग का टैग इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं, अगर अपन यह पादप प्रजनन की देखरेख में कृषि अनुसंधानों पर उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में आपका सी पे आधार बीज, फंडामेंटल सीड या मदर सीड इसको अपन कहते हैं। आधार मैंने बताया था सफेद हार, सफेद हार, आधार सफेद बीज है ना, ठीक है, सफेद टैग होता है। एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम द्वारा तैयार किया जाता है और इस पे कौन सा सफेद कलर का टैग होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मदर सीड सफेद कलर का टैग होता है, ठीक है। 99.5%, 99.5% इसमें जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है और फिजिकल प्योरिटी है वो 98% तक इसमें पाई जाती है। भौतिक शुद्धता अब आगे आएगा, एक अच्छे बीज के गुणों में मैं पढ़ाऊंगा कि भौतिक शुद्धता क्या होती है, आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, विजिबिलिटी ओज क्या होती है, बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, सारा कुछ अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ रहा है अपने पास पंजीकृत या रजिस्टर्ड बीज। ये देखो मैंने इस पे क्रॉस का चिन्ह लगाया था ना, रजिस्टर्ड सीड, इस पे वैसे पर्पल कलर का टैग होता है। ये भारत में इस बीज का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है, बैंगनी पर्पल कलर का टैग इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो अपना बीज है, अपने काम की चीज है, वो प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड महत्वपूर्ण है भाई। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया जाता है जो आप दुकान से लेके आते हो। भाई मैंने कहा आपने एग्रीकल्चर करनी है, प्राइमरी सोर्सेज मेरे पास है, लैंड मेरे पास है, लाइट मेरे पास है, ह्यूमिडिटी आपका प्रकाश, नमी, पानी सब मेरे पास है। तो सेकेंडरी चीज मेरे को जरूरत पड़ेगी बीज की, बीज के बाद में मेरे को जरूरत पड़ेगी ट्रैक्टर की। तो बीज में लेने जा रहा हूँ दुकान पे तो मेरे को पता होना चाहिए कि अच्छे बीज के क्या क्या गुण हैं। एक अच्छा जो बीज है, गुड क्वालिटी सीड, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो मेरे को पता होना चाहिए। उससे पहले मेरे को ये भी पता होना चाहिए किस जो दुकान वाला मेरे को बीज दे रहा है, मैं किसान हूँ, मेरे को बुआई करनी है, उस पर कौन सा कलर का टैग है, ठीक है। तो उस पर ये बीज उपलब्ध करवाया जाता है। ब्लू कलर का, नीले रंग का इस पर टैग पाया जाता है। प्रमाणीकृत संस्थाओं के निर्देशन में किसानों के खेतों में या फार्म हाउसों पे तैयार किया जाता है। जेनेटिक प्यूरिटी 99% पाई जाती है। ये बीज आधार या पंजीकृत बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। आधार बीज की ही श्रेणी है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो किसान को बीज दिया जाता है वो बीज किस बीज से तैयार किया जाता है, या किसकी प्रोजनी है, किसकी संतति है, तो वो किसकी है, फंडामेंटल सीड या मदर सीड या आधार बीज की है, जिसपे सफेद टैग होता है, जबकि किसान को दिए जाने वाले पे नीला टैग होता है। अब ये आ गया उत्तम बीज के गुण, दिख रहे होंगे सबको। अब इनको ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं, हेडिंग्स आपको समझाऊंगा, लिखना आपको खुद को पड़ेगा, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कॉपी में किस हिसाब से आप राइटिंग करके आते हो, लिख के आते हो। उन्नत बीज के गुण इसमें देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रूव्ड सीड या गुड सीड के क्या क्या कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। पहला है जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता। इसमें अशुद्धता 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता से मतलब है इसमें कि दूसरी किस्म के बीज उसमें नहीं मिले होने चाहिए, प्रॉपर वो ही होने चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता अपन ऐसे आंख से देख के पता नहीं लगा सकते, जब उसको उगाएंगे ना तो सारे जो पौधे हैं ना सेम यूनिफॉर्म में उगने चाहिए। आपने देखा होगा अपन गेहूं के खेत में सारे पौधे बराबर दिख रहे हैं, पर कुछ 2-4 पौधे हैं जो या तो एक बिंदा 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे दिखेंगे आपको बीच बीच में, वो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, वो पागल होते हैं। वो क्या होते हैं, दूसरी किस्म के पौधे उसमें घुस जाते हैं, तो वो आनुवंशिक अशुद्धता दिखाता है। वहां पे आनुवंशिक अशुद्धता दिखा रहा है, वो जेनेटिक इम्प्योरिटी जो है वो शो होती है कि वो पूरा खेत है 2 बीघे का, बिल्कुल सपाट मेरे को सारे पौधे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, पर 20 से 25 पौधे 2 बीघा में। अब इतने 2.5-3 लाख प्लांट्स थे, उसमें 5-10 पौधे हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो चलेगा, पर ऐसा नहीं कि सारे लगभग पौधे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें क्या आपको गुड क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, ना ही उतना प्रोडक्शन मिल पाएगा, वो मिक्स की चीजें हो जाएगी तो उतना मजा नहीं आएगा उसमें। तो आनुवंशिक शुद्धता की जांच करने के लिए आंखों से देख के नहीं बता सकते अपन कि ये कौन सी किस्म का है, क्या सीन रहेगा इसका। आनुवंशिक शुद्धता के लिए अपने को उनको उगा के देखना पड़ता है। यूनिफॉर्म में अगर पौधे उग रहे हैं, सारे सेम है प्लांट्स, तो वो आनुवंशिक शुद्धता है। तो आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, 99.5% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं ये भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी वो है जो आंखों से अपने को दिखाई देती है। ये सपोज दैट मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये है, ये मेरे बीज की थैली है, मैं इसको ले आया, मैंने इसको खाली कर लिया। अब इसमें मेरे को जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं कुछ अन्य फसल के बीज है, मूंगफली थी उसमें 1-2 मेरे को गेहूं के दाने दिख गए, वो मैंने हटा लिए, या फिर मेरा गेहूं था उसमें मेरे को 1-2 बाजरे के दाने दिख गए, वो मैंने हटा लिए, वो हो गई भौतिक शुद्धता। मेरे को उसमें थोड़ी सी माटी दिख गई, थोड़ा सा मेरे को उसमें कुछ कचरा दिख गया, कुछ पॉलीथीन दिख गई, कुछ टुकड़ा दिख गया, लकड़ी का टुकड़ा दिख गया, कुछ फसल का अवशेष दिख गया, मैंने आंखों से देख के उसको हटा लिया, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल इम्प्योरिटी, भौतिक अशुद्धता। भौतिक रूप से अपन जो दिख रही है कुछ भी, उसमें भाटा, ढीम, लोडा कुछ भी है ना, वो चीजें आती है उसमें। भौतिक अशुद्धता को डोकेज कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डोकेज। फिर आता है
आनुवंशिक प्योरिटी 99.5% होनी चाहिए। फिजिकल जो प्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 98 से 99% होनी चाहिए। फिर आता है उसकी हाइगर सीड वैग, ओज जो है बीज की उगने की जो क्षमता है, अंदर से जो बीज को उगने की क्षमता है, उसको जर्मिनेट होने की क्षमता है, सारी चीजें मिलने के बाद वो क्या होनी चाहिए, उसकी हाइगर होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। उच्च अंकुरण क्षमता, हाइगर जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी उसका उच्च होना चाहिए। अब ये कुछ फसलों के जर्मिनेशन परसेंटेज दिए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी उनको डिस्क्राइब करते हैं अपन। मक्का है, मक्का का जो जर्मिनेशन परसेंट है सर्वाधिक होता है 90%। 100 बीज मक्का के आप लगा रहे हो तो उम्मीद है उसमें से 90 बीज आपके जर्मिनेट होंगे। गेहूं जो चना, गेहूं जो चना का जो जर्मिनेशन परसेंट होता है, अंकुरण क्षमता होती है वो 85% होती है। चावल ज्वार तिल बरसीम की होती है 80%, बाजरा मूंग उड़द मोट की होती है 75%, और मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी होती है 70%, और कपास और भिंडी की होती है 65%, सबसे कम। अब ये अंकुरण प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा, किस हिसाब से इसको सूत्र में रखते हैं, किस हिसाब से किसी फसल की अपने को निकालनी है कि मैंने इतना बीज लाया था, इतने पौधे लगाए थे, इतने पौधे उग गए, इतने बीज अपने जर्मिनेट नहीं हुए, तो इस सैंपल की मेरे को जर्मिनेशन परसेंटेज निकलवाना है, तो वो भी पढ़ेंगे। ये अपनी सीड की पहली क्लास है, तो मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, अपन बहुत प्रेम से इनको क्लियर करेंगे। नमी की मात्रा, अच्छे बीज के गुण पढ़ रहा हूं मैं, उसमें क्या होना चाहिए, नमी की मात्रा जो है, ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो भी फिक्स होनी चाहिए। बीजों को भंडारण जब स्टोरेज करते हो तो उस समय ह्यूमिडिटी की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेस देन 10% होनी चाहिए। लंबे टाइम के लिए अगर आप उसको स्टोरेज कर रहे हो और उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो उसमें जो जीवाणु फफूंद जो रोग कीट है ना वो लग जाएंगे आपके। ये देखो चावल, जो खाद्यान्न फसलें हैं अपनी, खाद्यान्न फसलें उसमें कितनी होनी चाहिए, 10% तक ह्यूमिडिटी आप रख सकते हो। बाकी जो दलहनी फसलें हैं आपकी, उनमें आप 8 से 10 या 10 से नीचे, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 8 से 10 अपन कह सकते हैं। बाकी जो तिलहनी या बीजीय मसाले हैं उनमें 6 से 8%। अब सीधा सा क्वेश्चन आता है कि तिलहनी फसलों का जो बीज है उसको स्टोरेज में कर रहा हूँ, सीड जो आपकी ऑयल सीड्स हैं उनको अगर स्टोरेज मेरे को करना है तो कितने परसेंट ह्यूमिडिटी मेरे को चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन आता है आपको 8% से कम, या फिर मिल सकता है 6 से 8। भाई ये भी तो 8 से कम ही हो गई। अगर यही सेम पूछे दलहन के लिए आपको, तो इसमें कितनी रहेगी, 8 से 10 या 10 से कम। और यही पूछे अगर आपको खाद्यान्न के लिए, सीरियल्स क्रॉप के लिए, तो उसमें कितनी रहेगी, 10% तक, या 10% से अधिक भी हो सकती है, 10 से 11 भी कुछ जगह आपको मिल जाएगा, बाकी 10% तक। ठीक है। खपरा भ्रंग, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खपरा भ्रंग का, टिड्डी का, लोकस्टा गिरगेरिया, दीमक का, ओडेंटोटर्मिस अबेसस, सफेद लटका, ये जो नाम है वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीट भंडारण में 8% से कम नमी पर भी हानि पहुंचा देता है। ये ऐसा कीट है भाई खपरा भ्रंग। बीजों का वास्तविक उपयोगिता, रियल वैल्यू जो मान है वो कभी भी 75% से कम आपका नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यू मान जो है, वास्तविक उपयोगिता मान, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं आपको 6-7 हेडिंग्स मैंने बताई है, जेनेटिक प्योरिटी 99.5%, फिजिकल प्योरिटी 98 to 99%, ह्यूमिडिटी 10 लेस देन 10%, उसके अलावा मैंने बताई आपको जर्मिनेशन परसेंटेज उच्च होनी चाहिए, किसकी फसल की कितनी है वो मैंने बता दी आपको। उसके बाद में हमने देखा क्या, बीजों का वास्तविक रियल वैल्यू मान है, रियल वैल्यू जो है वो कितने होना चाहिए, 75% अबव होना चाहिए। इससे कम का जो अगर बीज है रियल वैल्यू का, उसको यूज नहीं करेंगे। रियल वैल्यू किसे कहेंगे, अब देखो रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100, सबसे शॉर्ट जी इंटू पी, G/P/100, ये इसका फॉर्मूला। इसको आगे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अभी स्किप करना है इस चीज को। अभी अपना जो टॉपिक है वो ही अपन पढ़ रहे हैं, आगे जब इसके और टॉपिक्स आएंगे ना सीड के, तब मैं एक एक चीज आपको इतनी क्लियरली समझाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपन अच्छे बीज के गुण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इन चीजों को घुसाऊंगा ना बीच में मैं इसके न्यूमेरिकल वगैरह को, तो आप थोड़ा सा सही से नहीं कर पाएंगे जितना बेस्ट अपना देते। इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन, ये आधार बीज में और प्रमाणित बीज में कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, उनकी दूरी की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लेना एक बार आप, है ना। फिर आता है टेस्टिंग ऑफ सीड, बीजों की जीवन क्षमता देखने के लिए तो TZ टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ही अपना वो है, तो उसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करने वाला है। अब आता है अपना सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्त अवस्था भाई। ठीक है, बीज सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं, डोरमेंसी किसे कहेंगे, डोरमेंसी किसे कहेंगे। ये कोई बीज है मेरा, अब ये कौन सा है, मोनोकोटा डाइकोटा, वो अभी के लिए छोड़ो, ये एक बीज है। इसको उगने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसको चाहिए नमी, भूमि जिसको मैं कहूंगा लैंड, सूर्य का प्रकाश लाइट, ठीक है,
और इसको चाहिए एयर, और इसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, ठीक है, उर्वरक, ये इतनी चीजें इसको चाहिए तभी आराम से उगेगा। अब मैंने इसको ये सारी चीजें दे दी, फिर भी ये नहीं उगा, फिर भी ये नहीं उगा, उसको क्या कहूंगा? डोरमेंसी। कि उसको जितनी अनुकूल परिस्थितियां जो उसको चाहिए थी, उसका सूटेबल जो क्लाइमेट चाहिए था, उसको जो जितनी रिक्वायर थी, जो नीड थी, मैंने उसकी सारी पूरी कर दी, फिर भी वो नहीं उग रहा है, तो उसको डोरमेंसी कहेंगे। लाइक आप हो, आपको सिलेबस पता है, मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, आपने कहा सर बाइलैंग्वेज आप पढ़ाओ, मैं वो पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी कहीं से भी लाऊं, कैसे भी करो, सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से, समझदारों की तरह, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते और आपके सब्जेक्ट बेक आते हैं, कम नंबर आता है, तो उसको डोरमेंसी अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? डोरमेंसी अपन कह सकते हैं। सीड की डोरमेंसी। एक सेकंड, फोन आ रहा है। चलो इनसे बाद में करते हैं, निपटते हैं। हाँ, बीज की सुसुप्तावस्था कहेंगे कि बीज को सारी अनुकूल दशाएं मिलने के बावजूद, कोई सीड है उसको सारी क्लाइमेट उसकी सुटेबल मिलने के बावजूद, सारी दशाएं उसके अनुकूल मिलने के बावजूद वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? डोरमेंसी पीरियड अपन कहेंगे, सुसुप्तावस्था उसको कहेंगे, सुसुप्तावस्था काल उसको अपन कहेंगे। तो ये कुछ, ये देखो, सुसुप्तावस्था होना भी नुकसानदायक है और कुछ फसलों में इसका रहना भी जरूरी है, लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों चीज है डोरमेंसी के। लाभदायक कैसे है? कोई सीड है, उसको लाते ही अपन उगा देंगे तो उसमें उतनी क्षमता नहीं आ पाएगी उत्पादन वगैरह करने की, तो वो कुछ पीरियड के लिए मर जाता है, सुसुप्तावस्था में चल जाता है। उस टाइम आप उसके साथ कुछ भी कर लो, कितना ही उसको पानी दे लो, कुछ भी कर लो, वो उगेगा नहीं। तो जो वो बीच का पीरियड है ना, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, उसी को अपन डोरमेंसी कह सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, क्लास अपनी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी फिर। सुसुप्तावस्था की डेफिनेशन मैंने बताई दी कि पौधे को या बीज को, इसमें बड़े पौधों में भी आती है डोरमेंसी की, कुछ टाइम के लिए वो निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और इन्फोर्स्ड। इसको अगर बात करें, इन्नेट, इंड्यूकेट और इन्फोर्स, 3 नामों से कह सकते हैं, इन्नेट, इंड्यूकेट और इन्फोर्स। हिंदी वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पुरानी क्लास जाके देख लेना प्योर हिंदी में, अभी मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। इसका संबंध बीज की स्वयं कार्यकी से है, जो फिजिकल जो उसकी जो है मैकेनिज्म है, ठीक है, उससे है। बीज के अंदर की क्रियाओं की वजह से बीज को मैंने लगा दिया, सारी चीजें मैंने दे दी और वो नहीं उग रहा है बेटा, वो जर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो उसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है प्राथमिक, प्राइमरी या इन्नेट जिसको बोल रहे हैं। इन्नेट मतलब उसके अंदर कुछ कमी है, बीज के अंदर ही कुछ कमी है, तो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। उस दूसरा कारण क्या हो सकता है? इंड्यूकेट या सेकेंडरी सुसुप्तावस्था या द्वितीयक सुसुप्त, ये एक प्रकार की प्रेरित सुसुप्तावस्था है। सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरण नहीं हो पाता है, तो असामान्य परिस्थितियां बीज सुसुप्ता प्राप्त कर लेता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है उसकी परिस्थितियों के अंदर, उसके क्लाइमेट में, तो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। तीसरी है इनफोर्स्ड। इनफोर्स का मतलब समझो, फोर्स कर रहे हैं उसको, दबा दिया उसको, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार की सुसुप्तावस्था बीजों को मृदा में अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है प्रतिकूल तापक्रम। तापमान चाहिए था 6 डिग्री, तापमान हो रहा है 13 डिग्री, तो वो कैसे जर्मिनेट होएगा बेचारा? प्रकाश का पूर्ण अभाव, उसको लाइट नहीं मिल रही है। किसी भी प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए, किसी बीज को सबसे महत्वपूर्ण है लाइट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता व मृदा का अधिक भार, मृदा कठोर है तो भी वो जर्मिनेट, यार सॉफ्ट बीज होता है, कितना मुलायम होता है, उसको वैसी ही सोइल चाहिए होती है। अगर भारी मृदा में आपने लगा दिया, वो वहां के लायक ही नहीं था, या फिर वहां पे उसको लाइट नहीं मिल रही है, तो वो नहीं जर्मिनेट हो पाएगा। तो ये कारण हो सकते हैं। 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ, इन्नेट, इंड्यूकेट, इनफोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और इम्पोज्ड। 3 प्रकार की है। पहली है वो बीज के खुद के कारणों की वजह से उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर के कुछ मैकेनिज्म के कारण हो जाती है। दूसरी है उसकी कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियां नहीं मिल पाती है जब बीज रेडी हो रहा है, या अपन कह सकते हैं पहली वाली को अपन कह सकते हैं एमेच्योर, अपने को बीजांड मिल गया। डेफिनेशन में बात की थी, वही चीज यहाँ पे आती है, एमेच्योर मेरे को बीजांड मिल गया, या फिर मेरे को नॉन लिविंग मिल गया, मरा हुआ वो मिल गया, उसमें वेबिलिटी जो है, उसकी ओज क्षमता है, जीवन क्षमता, वो खत्म हो रखी है, तो ये पहली हो गई। लास्ट वाली है वो क्या है? अपने कारणों के कारण, बुआई करते समय मैंने अधिक गहरा दबा दिया, या मिट्टी मेरी कठोर थी, या तापमान मेरा ज्यादा रह गया, तो भी वो जर्मिनेट नहीं होएगा। जैसे ही बीज मृदा के ऊपर की ओर आ जाते हैं, अंकुरण योग्य हो जाते हैं, जो आपकी इनफोर्स्ड है वो खरपतवार के बीजों में उत्पन्न होती है। और एक जंगली जई एविना फतवा, जिसका नाम है
एविना फतवा, जंगली जई, ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा बीज है या कौन सी फसल का, कौन से खरपतवार का बीज है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसीज पाई जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था है और तीनों पाई जाती है, तो वो जंगली जई में पाई जाती है। इसके बीजों में तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्थाएं पाई जाती है। इसको दूर करने के उपाय देखो, थायोयूरिया से आप तोड़ सकते हो। आलू में, आपका पोटैटो आलू में सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए 1% थायोयूरिया का यूज करते हैं। जिब्रेलिक अम्ल जो है उसका यूज करते हैं। पोटेशियम परगमेनेट जो है, पर्बल डोरमेंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पोटेशियम परगमेनेट KNO3, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट परगमेनेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट जो है आपका KNO3, वो क्या है, सबसे पर्बल, सबसे मजबूत, सबसे धांसू, सबसे दमदार क्या है, डोरमेंसी तोड़ने वाला रसायन है। ठीक है। बीजों के प्रकार, एक होता है ऑर्थोडॉक्स सीड, एक होता है रिक्लेमेंट सीड। हिंदी में बात करें तो रूढ़िवादी बीज और अड़ियल बीज। रिक्लेमेंट सीड क्या होता है और ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, एक बार देख लो आप। मेरे हिसाब से यहाँ तक का जो कंटेंट है ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या आपका जो सिलेबस है उसको फुल कवर करता है, एक भी चीज इससे बाहर नहीं जाएगी। बीज की आयु अधिक होती है, इसमें बीज की आयु कम होती है। कम नमी पर भंडारण, आसानी से भंडारण किया जा सकता है। फ्रीजिंग साइंस से, उदाहरण अनाज व लेग्यूम फसलों के बीज, उदाहरण से डायरेक्ट समझो, जो अनाज वगैरह है, गेहूं वगैरह का बीज अपन घर पे भी कई बार कर लेते हैं। अपनी फसल को हमने बोरी कट्टों में डाल के छत पे रख लिया, या चदरों के नीचे रख लिया, या अपने जो स्टोरेज हाउस था घर में होल में रख दिया, और अगली बार उसको उगा रहे हैं तो वो उग जाएगा आसानी से। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोडॉक्स सीड। पर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको अगर फिक्स नमी पे भंडारित नहीं किया, ऊंचा नीचा तापमान पे रख दिया, तो अगले साल वो उगेंगे नहीं, जैसे कि रबर, चाय, आम, लीची, कटहल, नारियल। और इनकी जो बीज की जो जीवन क्षमता होती है, आयु होती है ना, एज, वो भी बहुत कम होती है। कुछ टाइम के अंदर ही वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। अब देखो, क्या आप जानते हैं, इनमें से देख लेते हैं एक बार सारे पॉइंट्स। विश्व बीज वर्ष 1961, भारत जो है ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो है, उसका सदस्य कब बना था, 1961 में बना था। ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1924 में इसका गठन किया गया था। ये पूछता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 7 नवंबर 1963, इसको काटो 63 याद रखना, 1963। बीज अधिनियम, ये 1966 में पास हुआ था, और 1969, 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था सीड एक्ट। बीज नियम 1968 में बना था। राष्ट्रीय बीज परियोजना, नेशनल सीड प्रोजेक्ट, 1971। बीज नियंत्रण आदेश, सीड कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, 1983। अब इनमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं। PPV एंड FR, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, ठीक है। नेशनल सीड पॉलिसी 2002। तो इनमें सब याद करने की चीजें थी, फैक्ट्स थे, ये आप नोट आउट कर लीजिएगा। ये आपका बीज का कंप्लीट होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एग्रोनॉमी की ये क्लास ने आपका बहुत कुछ कवर किया होगा, बहुत कुछ कवर किया है। और फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने ये नहीं पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई है। एक बार रिपीट करवा देता हूँ। बीज किसे कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। मैच्योर जो ओव्यूल है उसको अपन बीज कह सकते हैं। लिविंग होना चाहिए, ठीक है। या पौधे के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, ठीक है। जड़, तना, पत्ती आ गया, उसमें किस में किससे होता है वो बता दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा बीजों के प्रकार, तो मोनोकोट, डाइकोट, हाइपोजियल, इपीजियल। और उसके बाद में मेन जो अपना क्लासिफिकेशन था वो ये देखा हमने सीड का। सबसे पहले मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड, उससे बनता है अपना ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज, जिसपे प्र यानी सुनहरा पीला, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। इससे बनता है फंडामेंटल सीड, जिसपे सफेद कलर का, सफेद आधार बीज या मदर सीड इसको कहते हैं। फंडामेंटल सीड इसको कहते हैं। और इसी से 2 प्रकार के बीज बनते हैं। कौन कौन से, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड। जो सर्टिफाइड सीड है वो किसानों को दिया जाता है, ब्लू कलर का इसका टैग होता है। फिर हमने बात की एक अच्छे बीज के क्या क्या गुण हो सकते हैं। जो आपका गुड सीड है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 99.5%, 99.5%, 99.5% से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी भौतिक शुद्धता 98% से, फिजिकल प्योरिटी 98% से कम नहीं होनी चाहिए। उसका रियल वैल्यू जो मान है, वास्तविक उपयोगिता का मान है, वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। उसका अंकुरण प्रतिशतता है वो उच्च होना चाहिए। और उसमें जो भंडारण करते हैं वो नमी फिक्स होनी चाहिए, है ना। और स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 15 से 20%, वो लोकल जो वेराइटीज हैं उनसे 15 से 20% अधिक प्रोडक्शन देने वाला होना चाहिए। जहाँ जिस क्लाइमेट के लिए अपन ला रहे हैं उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। रोग और कीट्स जो है
इंसेक्ट्स एंड डिजीज के प्रति क्या होना चाहिए, प्रतिरोधी होना चाहिए, सूखे के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए, पाला सहनशील होना चाहिए, गर्म व लू के अंदर वो चलने वाला होना चाहिए। ये हो गए उत्तम बीज के गुण। उसके बाद में हमने पढ़ी डोरमेंसी, कि सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्तावस्था किसे कहते हैं। तो एक सीड को जब सारी अनुकूल दशाएं मिल रही है, उसके सुटेबल सारी चीजें मिल रही है, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं डोरमेंसी। क्या कहते हैं, डोरमेंसी, कि सारी अनुकूल दशाएं मिलने के बावजूद बीज आपका अंकुरण नहीं हो रहा, तो उसको बीज सुसुप्तावस्था कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, इंड्यूकेट, इन्नेट, इंड्यूकेट और इनफोर्स। इन्नेट यानी कि प्राथमिक या प्राइमरी डोरमेंसी, जो कि बीज के खुद के आंतरिक इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं, उनके कारण हो जाती है कि बीज को सारी चीजें दे रहे हैं फिर भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है। सेकंड थी इंड्यूकेट। इंड्यूकेट क्या थी, कुछ ऐसे भौतिक या बाहर के कुछ कारण है उनकी वजह से बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता। तीसरी थी इनफोर्स या तृतीय सुसुप्तावस्था, इनफोर्स्ड जिसको अपन कह रहे थे। वो क्या थी कि बीज अधिक गहराई में दब गया, या मृदा का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो गया, असंतुलित तापमान हो गया, मृदा कठोर थी, उसको प्रकाश नहीं मिल पाया, अधिक गहरा हमने दबा दिया, उसके कारण वो हो रही थी। तोड़ने के लिए मैंने बता दिया KNO3 जो है सबसे प्रबल तोड़ने वाला है। आलू में थायो यूरिया से तोड़ते हैं, 1% का यूज करते हैं। जिब्रेलिक अम्ल का अपन यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक पर रेस्पॉन्स देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा। और रेगुलर क्लासेस हो रही है मैथ की, इंग्लिश की, हॉर्टिकल्चर की, तो प्लीज़ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी सेवा में हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम 24 आवर्स लगी रहती है। जितने हम आपके लिए जितने कर सकते हैं प्रयास, उतने हम कर रहे हैं। बाकी हमें नहीं पता हम कितनी मदद कर पा रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि हम आपकी पूरी मदद कर पा रहे हैं। आपने हम पे जो भरोसा, जो बिलीव, जो ट्रस्ट हम पे जो बनाया है, उस पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हमने जो वादे किए हैं उन पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द आपकी और क्लासेस भी होती रहेगी। चैनल का पेज चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें। कुछ वजह से यूट्यूब मेरे वीडियोस को सजेशन में नहीं दे रहा है, नोटिफिकेशन उनका नहीं दे रहा है। जो मैथ की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं, मेरी क्लासेस हैं, तो आपकी इतनी सी आप कंप्रो करें कि जब भी यूट्यूब खोलें आप गाने देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, तो एक बार है ना फार्मर्स लव सर्च करें और चैनल पर रिसेंटली वीडियोज़ में जाके एक बार विजिट करें। जो भी आपके काम की क्लासेज है वो सारी देखें। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा सेशन, सबके समझ में आया होगा, यूजफुल रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स इस पर रहता है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगी। ओके, तो बाय सबको, जय श्री राम।